मैं बलराम सिंह आप सभी लोगों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को लेकर के आपसे चर्चा करना चाहते हैं वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्य को लेकर के है। यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि वाक्य से संबंधित कौन कौन से प्रश्न हमें किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ने चाहिए या समझने चाहिए, जिससे कि हमें भविष्य में उस प्रकार के प्रश्नों को लेकर के कोई संशय न हो। तो सबसे पहले जैसा कि आप देखिए, हम शुरुआत करेंगे वाक्य के विषय में। तो वाक्य की डिफिनीशन हम देखेंगे, फिर वाक्य के जो अंग होते हैं अंगों के विषय में चर्चा करेंगे, फिर वाक्य के जो भेद होते हैं रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उन भेदों को देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम वाक्य की चर्चा करें, इससे पहले वाक्य के विषय में कुछ अन्य बातें जानते हैं। तो देखिए, जो वाक्य होता है, वाक्य हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है। तो यह वाक्य जो होता है, यह किस प्रकार से निर्मित होता है, किस प्रकार से इसकी रचना होती है। तो देखिएगा, यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें आपको दिखाई हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंने लिखी हैं। इनको पहले हम समझने का प्रयास करते हैं। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम वर्ण या ध्वनि कहते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम वर्ण या ध्वनि कहते हैं, और इस वर्ण से जो बड़ी इकाई होती है उसे हम अक्षर कहते हैं। अक्षरों से जो बड़ी इकाई होती है उसे हम शब्द या पद कहते हैं, और पदों से जो बड़ी इकाई होती है उसे हम पदबंध कहते हैं। पदबंध से जो बड़ी इकाई होती है उसे हम उपवाक्य कहते हैं। हो सकता है कि आपको दिखाई न पड़ रहा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर उपवाक्य लिखा है। तो पदबंध से बड़ी इकाई क्या है? उपवाक्य है, और उपवाक्य से जो बड़ी इकाई है क्या है? वाक्य है। तो इस प्रकार से जो वाक्य होता है वह भाषा की सबसे छोटी किंतु सार्थक इकाई होता है। अगर सिंपली पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण या ध्वनि है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, तो सार्थक जुड़ने पर अर्थ वहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा। जहाँ भी हमने उत्तर वर्ण दिया था, ध्वनि दिया था, वहाँ पे अब उत्तर क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जो है वाक्य है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण या ध्वनि है। तो इसमें इस ग्राफ में आप देखेंगे, जहाँ पे वर्ण लिखा गया है वहीं पर ब्रैकेट में ध्वनि भी लिखा गया है। तो कर रहे हैं, ब्रैकेट में जो चीज़ें लिखी गई हैं वह वर्ण का ही एक प्रकार से क्या है? सब्स्टिट्यूट है, वर्ण को ही इंडिकेट करता है। और यहाँ पे जो शब्द लिखा गया, शब्द को ही कौन इंडिकेट कर रहा है? पद कह रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है? अंतर है, जिसे हमें थोड़ा समझने की आवश्यकता है। यह जो वर्ण होता है और जो ध्वनि होता है, दोनों में क्या अंतर है? तो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ मेरे हाथ में दो मार्कर है। इन दोनों मार्कर को हम आपस में अगर टकराएं, आपस में इनको लड़ाएं, तो हमें कोई साउंड सुनाई देता है, हमें कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। तो यह जो साउंड हमें सुनाई दे रहा है, यह जो ध्वनि हमें सुनाई दे रही है, उसी को हम क्या करें? ध्वनि कर रहे हैं। लेकिन इसी साउंड को, इस ध्वनि को जब हम चित्रात्मक रूप में, जब हम उसको अक्षरात्मक रूप में व्यक्त करेंगे, लिखेंगे, तो वही ध्वनि जो है वर्ण कहलाएगी। तो आई होप कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि हम ध्वनि किसे कहेंगे और वर्ण किसे कहेंगे। दूसरा यहाँ पे समझने वाली बात यह है, यहाँ पे शब्द है, यहाँ पर पद है। शब्द और पद, तो देखिएगा, शब्द और पद में भी थोड़ा सा अंतर होता है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। तो आप देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा गया है वाक्य, यहाँ पे क्या लिखा है? वाक्य। यह हम एक एग्जाम्पल और देकर आपको समझाते हैं। जैसे देखिए, मैंने यहाँ लिखा
संस्कार। क्या लिखा है? संस्कार। तो देखिए संस्कार यहाँ भी लिखा है, संस्कार यहाँ भी लिखा है। दोनों संस्कार में अंतर क्या है, हमें यह देखना है कि इस संस्कार में और इस संस्कार में क्या अंतर है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोनों के रचना में कोई अंतर नहीं है, लेकिन दोनों के प्लेस में अंतर है, स्थान में अंतर है। इसके आगे पीछे कोई भी वर्ण नहीं है, कोई भी शब्द नहीं है, कोई भी पद नहीं है। लेकिन संस्कार को जब आप देख रहे हैं तो यह एक सेंटेंस में आया हुआ है, इसके आगे कुछ शब्द हैं। तो कहने का अर्थ यह है जब कोई शब्द इंडिविजुअल होता है, स्वच्छंद होता है, उसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं होता है, तो उसे हम शब्द कहते हैं। लेकिन यही शब्द देखिए जब कहाँ पर आया है, एक सेंटेंस में आया है, तो सेंटेंस में जब आएगा तो उसे ही हम पद कहेंगे। सिंपल सी बात। एक बार फिर से देखते हैं, जब कोई शब्द अकेले आता है, किसी वाक्य में नहीं होता है, तो उसे हम शब्द कहते हैं। किंतु जब वही शब्द किसी वाक्य में आता है, वाक्य का अंग होता है, तो उसे हम शब्द न कह करके पद कहते हैं। तो आई होप कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि किसे हम शब्द कहते हैं, किसे हम पद कहते हैं। तो इस प्रकार से देखिए भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वर्ण, वर्णों के योग से अक्षर, अक्षरों के योग से शब्द या पद, पदों के योग से पदबंध या पदबंधों के योग से उपवाक्य, उपवाक्यों के योग से वाक्य। या दूसरे शब्द में कहें सबसे छोटी इकाई वर्ण, वर्ण से बड़ा अक्षर, अक्षर से बड़ा शब्द, शब्द से बड़ा पदबंध, पदबंध से बड़ा उपवाक्य, उपवाक्य से बड़ा वाक्य। अब देखिए हमें जो रीड करना, हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना वाक्य। तो आइए देखते हैं कि वाक्य कहते किसे हैं, वाक्य की परिभाषा क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे वाक्य की परिभाषा दी गई है कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे हमें अपेक्षित अर्थ मिलता हो या जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। तो देखिए जब हम वाक्य का निर्माण करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों का होना जरूरी है। जैसे उनका जो क्रम है, जो शब्द हैं, शब्द सार्थक होने चाहिए, शब्दों का कोई अर्थ होना चाहिए, फिर उनका सीक्वेंस सही होना चाहिए। जैसे संस्कार खेलता है, यहाँ पे इनका सीक्वेंस सही, हम समझ पा रहे हैं क्या कहना चाहते हैं। अगर यही जगह पर कह दिया जाता है खेलता संस्कार, तो शायद हम जिस पर्पस से कहना चाह रहे हैं, जिस भाव को लेकर कहना चाह रहे हैं, वह इनका सीक्वेंस न सही होने की वजह से अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इस वजह से इनका सीक्वेंस होना जरूरी है। और जब सीक्वेंस होगा, सार्थक शब्द होंगे, तो उनसे हमें अपेक्षित अर्थ भी मिलेगा। मतलब हम जिस भाव को लेकर के यहाँ पर संस्कार खेलता है, संस्कार खेल रहा है, संस्कार खेलेगा, हम जिस भाव को लेकर के यहाँ बताना चाह रहे हैं, अगर वही भाव निकल रहा है तभी वह वाक्य है। मतलब कि जो वाक्य होंगे वो ग्रामेटिकल दृष्टि से भी सही होने चाहिए, भावनात्मक रूप से भी सही होने चाहिए। हम जिस भावना को लेकर के बोल रहे हैं वही भावना व्यक्त होनी चाहिए, तो हम उसे क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। अब देखिए आगे वाक्य के अंग, किसकी बात कर रहे हैं? वाक्य के अंग की बात कर रहे हैं। तो देखिए जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में हाथ, आँख, मुंह या पैर, ये हमारे शरीर के क्या हैं? अंग हैं, जिसको आप देख पा रहे हैं। वैसे ही जब कोई सेंटेंस आप लिखेंगे तो उस सेंटेंस में भी उसके कोई अंग होते हैं, उस सेंटेंस के कोई अंग होंगे। तो जो अंग होते हैं
उन्हें हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं या कह सकते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के दो अंग होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। आपका वाक्य चाहे जितना बड़ा हो और चाहे जितना छोटा हो, वो वाक्य, जैसे सपोज कीजिए कि चाहे कोई छोटा बच्चा हो और कोई विशालकाय खली जैसा व्यक्ति हो, उनकी लंबाई में अंतर हो सकता है, उनके वेट में अंतर हो सकता है, लेकिन 2 आँख खली को है, 2 आँख मुझे भी है, 2 हाथ खली को है, 2 हाथ मेरे पास भी है। तो कहने का सेंस क्या है, उनकी लंबाई चौड़ाई ये अलग डिफरेंस हो सकता है इसमें, लेकिन जो उसके अंग हैं, अंग जो है अगर कोई विकृति मतलब कि मानवीय विकृति नहीं है या कोई भी इसे कह सकते हैं कि दैवीय विकृति नहीं है, तो जो चीज़ें सार्वभौमिक हैं वह चीज़ें सबके पास होनी चाहिए। वैसे यहाँ पर जब कोई भी हम वाक्य बनाएंगे तो उस वाक्य में 2 चीज़ें अनिवार्य रूप से आपको मिलेंगी। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। तो आइए समझते हैं कि उद्देश्य किसे कहते हैं, उद्देश्य होता क्या है, कैसे पहचानेंगे किसी वाक्य में कि क्या उद्देश्य है क्या विधेय है। आपको ऐसे सेंटेंस देकर पूछ लेगा या परिभाषा दे करके ना आपसे पूछ लेगा कि किसकी परिभाषा है। उद्देश्य की परिभाषा देकर आपसे पूछेगा कि यह किसकी परिभाषा, उद्देश्य की है कि विधेय की है, या फिर आपसे दे देगा विकल्प में उद्देश्य की परिभाषा, 4 विकल्प देकर पूछ लेगा कि उद्देश्य की परिभाषा कौन सी है, विधेय की परिभाषा कौन सी है। तो जो हम उसको जानते रहेंगे तो उसको बता पाएंगे। तो पहले देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, उद्देश्य की परिभाषा अगर आपको आ गई तो विधेय की परिभाषा अपने आप आ जाएगी। तो हमें अच्छे से सिर्फ उद्देश्य की परिभाषा को याद करना है। तो देखिए यहाँ मैंने लिख भी रखा है, जब हमारा कोई सेंटेंस होगा, जब हम कोई वाक्य लिखेंगे या कोई वाक्य लिखा गया होगा, तो आप देखेंगे उस वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाए, जिसके विषय में कुछ बताया जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। सिंपल सी बात, एक लाइन की बात, जिसके विषय में कुछ बताया जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। क्लियर? जिसके विषय में कुछ बताया जाए क्या कहते हैं, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। तो अब देखिए जब आपका उद्देश्य का डेफिनेशन क्लियर हो गया तो विधेय का डेफिनेशन अपने आप क्लियर हो जाएगा। कैसे? देखिए क्या कहा गया, उद्देश्य के विषय में जो बताया जाए उसे विधेय कहते हैं। पहले क्या बताया गया था, जिसके विषय में कुछ बताया जाए, कोई सेंटेंस होगा, सेंटेंस में कोई कर्ता होगा, उसके विषय में कुछ बताया जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि जिसके विषय में बताया जाए, मतलब जहां पे आपको ये इंडिकेट किया जाए कि यही कर्ता है, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और फिर उस उद्देश्य के विषय में, उस कर्ता के विषय में उसकी जो क्रिया बताई जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, विधेय कहेंगे। तो सिंपल सी बात, इसकी परिभाषा हो गई। एक एग्जाम्पल देकर देखते हैं आपको। जैसे यहाँ लिखा गया है संस्कार खेलता है। क्या लिखा गया है, संस्कार खेलता है। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें उद्देश्य क्या है, तो देखिए किसके विषय में बताया जा रहा है, जिसके विषय में बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। तो इसमें किसके विषय में बताया जा रहा है, संस्कार के विषय में बताया जा रहा है। संस्कार क्या हो गया, संस्कार उद्देश्य हो गया। अब देखिए संस्कार के विषय में क्या बताया जा रहा है, संस्कार के विषय में क्या बताया गया, आपको बताया गया खेलता है, दौड़ता है, खाता है, नहाता है, आता है, जाता है, जो भी बताया गया हो। तो यहाँ क्या बताया गया है, खेलता है। तो क्या हो गया, वो विधेय हो गया। क्या हो गया, विधेय हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा समझिएगा, जो उद्देश्य होगा वो कर्ता को इंडिकेट करता है, मतलब कर्ता को ही हम यहाँ पर उद्देश्य कह रहे हैं। तो देखिए कर्ता कौन है, संस्कार है, संस्कार को हमने उद्देश्य कहा। तो कर्ता की कोई क्रिया होगी, देखिए यहाँ पे क्रिया की बात की जा रही है। तो क्रिया क्या है, खेलना क्रिया है, खेलता है, ये क्या हो गया आपका, विधेय हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें आपके समझने के लिए बताया गया, कर्ता प्लस विस्तार, क्रिया
प्लस विस्तार। तो क्या आप हमेशा ऐसा ही देखते हैं कि संस्कार खेलता है, संस्कार खाता है, संस्कार आता है, संस्कार जाता है? क्या आपको हमेशा ऐसे छोटे छोटे वाक्य मिलेंगे? वाक्य बड़े भी हो सकते हैं। तो वाक्य बड़े हो सकते हैं तो क्या इसमें कुछ और ऐड किया जाएगा, कुछ और जोड़ा जाएगा? तो उसे देखते हैं। जैसे यही एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया, संस्कार खेलता है, इसी एग्जाम्पल को मैं समझा रहा हूं। गोरा लड़का संस्कार खेलता है, गोरा लड़का संस्कार खेलता है, या घुंघराले बालों वाला लड़का संस्कार खेलता है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा? गोरा लड़का संस्कार खेलता है। अब देखिए यहाँ पे फिर से अगर इसको हम समझें, उद्देश्य कौन है यहाँ पे? उद्देश्य हमेशा कौन होगा? जो कर्ता होगा। कर्ता कौन? संस्कार। तो संस्कार क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। क्रिया क्या है? खेलना क्रिया है। ये क्या हो गया? विधेय हो गया। अब जो मैंने यहाँ पर गोरा लड़का जोड़ा है, वो क्या मैंने जोड़ा है? तो देखिए, गोरा लड़का विशेषण है। गोरा लड़का क्या है? विशेषण है। तो यह जो विशेषण है किसके लिए आ रहा है? संस्कार के लिए आ रहा है। तो अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल जो है यह आपका उद्देश्य हो गया। यही चीज़ यहाँ पर आपको बताया गया है। कर्ता का विस्तार किया जा सकता है, और विस्तार में क्या किया जा सकता है? विशेषण जोड़ा जा सकता है, या संबंध बोधक कोई शब्द जोड़े जा सकते हैं, या कोई भाववाचक संज्ञाएं जोड़ी जा सकती हैं। तो इस प्रकार से हम उद्देश्य में कोई विशेषण जोड़ सकते हैं, या संबंध बोधक अव्यय जोड़ सकते हैं, या फिर भाववाचक संज्ञा जोड़ सकते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जोड़ करके आप उद्देश्य को क्या कर सकते हैं? बड़ा कर सकते हैं। वैसे ही जब आप कोई क्रिया होगी तो हम क्रिया का भी विस्तार कर सकते हैं। उसमें हम क्रिया का विस्तार करेंगे, जैसे उसमें कर्म जोड़ देंगे, या कर्म का और विस्तार करके जोड़ देंगे, तो यह सेंटेंस और बड़ा किया जा सकता है। लेकिन सेंटेंस चाहे जितना बड़ा हो जाए, फिर भी उस सेंटेंस के हमेशा दो ही पार्ट होंगे। व्यक्ति चाहे जितना बड़ा पैदा हो, या जीवन में चाहे जितना बड़ा हो जाए, लेकिन उसके पास जो अंग है वही अंग रहेंगे, उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि 2 हाथ है, बड़ा हो जाएगा 3 हाथ हो जाएगा, नहीं, वो ऑलवेज 2 हैंड्स रहेंगे, हमेशा 2 ही हाथ रहेंगे नेचुरली। वैसे यहाँ पे देखिए कि हमारा सेंटेंस चाहे जितना बड़ा हो जाए, लेकिन उद्देश्य होगा और विधेय ही होगा। तो उम्मीद है उद्देश्य और विधेय यह आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आता है, आप हमें कमेंट्स करेंगे तो मैं इसको लिख करके आपके पास मैसेज कर दूंगा। अगर कोई डाउट्स होंगे तो इसको अगर हम आगे बढ़ें तो अब देखिए किसकी चर्चा करने जा रहे हैं। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं वाक्य के भेद। वाक्य के भेद की चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए जो वाक्य के भेद हैं उनको हम 2 आधार पे, कितने आधारों पर? 2 आधारों पर डिवाइड करते हैं। जैसे मानव है, मानवों को हम अगर डिवाइड करना चाहें तो हम लिंग के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं, या संस्कृत में जैसे आपने पढ़ा होगा, जानते होंगे, 3 प्रकार के कह सकते हैं, महिला, पुरुष। संस्कृत में जो बात करेंगे तो आप मान लीजिए नपुंसक को भी कह सकते हैं, नपुंसक लिंग जैसा भी कहा जाता है। चलिए, तो बात यहाँ पे हम किसकी कर रहे हैं? मानवों के भेद की। तो मानव की बात की है मैंने। अभी इसी मानव को हम किसके आधार पर? जाति के आधार पर डिवाइड करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे मतलब कई चीज़ों में आप डिवाइड कर सकते हैं। वैसे ही जब हम वाक्य के भेद की बात करते हैं तो रचना के आधार पर उनके 3 भेद हैं, और अर्थ के आधार पर उनके 8 भेद हैं। तो आइए देखते हैं
इसमें बहुत अच्छी बात है, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो सुनने में बहुत आसान लगता है, परीक्षा में आता है तो क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। जब हम इसको केयर नहीं करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल से आते हैं और गलत हो जाते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य की, चूँकि यहाँ लिखा है अभी आसान दिखेगा, यही आप कुछ समय बाद देखेंगे तो आपको यही मिस करेगा। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 3 हैं। रचना, रचना शब्द में कितने शब्द हैं? रचना में कितने अक्षर हैं? रचना शब्द में कितने अक्षर हैं? तो र 1 अक्षर हो गया, च 2 अक्षर हो गया, न 3 अक्षर हो गया। तो रचना, तो जैसे आप देख लो रचना में 3 अक्षर हैं, वैसे ही रचना के आधार पर वाक्यों की संख्या भी 3 ही होती है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल, संयुक्त, मिश्रित। रचना, सरल, संयुक्त, मिश्रित। तो अगर आप इसको एक बार थोड़ा समझने का प्रयास करोगे तो आप सो करके उठे रहोगे। कोई पूछेगा रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो रचना, अच्छा 3 होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। होता क्या है कि हम सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य जानते तो रहते हैं, लेकिन ये किसके आधार पे हैं ये हमको कन्फ्यूजन होता है। तो दिमाग में रखिएगा, रचना 3 भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अगला है अर्थ के आधार पर। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं अर्थ, और इसके भेद कितने हैं? 8 हैं। तो यह देखिए भी मैच कर रहा है, छोटा अ बड़ा अ से अर्थ, अ से 8, अ से अर्थ, अ से 8। तो इसको आप 2 बार बोल के देखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं, तो आप उसे भी बता पाओगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। तो ये 8 भेद कौन कौन से हैं, एक बार आइए इसको देखते हैं। तो अर्थ के आधार पर यहाँ जो मैंने लिखा है, नंबर 1 किसको लिखा? विधानवाचक वाक्य। नंबर 1 क्या लिखा मैंने? विधानवाचक वाक्य। नंबर 2 निषेधवाचक वाक्य। नंबर 3 आज्ञावाचक वाक्य। नंबर 4 प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 5 इच्छावाचक वाक्य। नंबर 6 संदेहवाचक वाक्य। नंबर 7 विस्मयवाचक वाक्य। और लास्ट 8वां है नंबर 8 संकेतवाचक वाक्य। तो इस प्रकार से अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद किए गए। रचना के आधार पर 3, अर्थ के आधार पर 8। तो यह जो वीडियो है, इस वीडियो में हमने अभी वाक्य के विषय में जो बेसिक पृष्ठभूमि है, वाक्य की परिभाषा क्या है, वाक्य के अंग क्या हैं, वाक्य के भेद क्या हैं, किस आधार पर वाक्यों का भेद किया जाता है, इन सब चीज़ों को देखा है। तो आई होप कि अभी तक की जो बातें मैंने की हैं, यह बातें आपको समझ में आई होंगी। और यह मेरा जो वीडियो है, यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, इस वजह से हम अभी इन सब चीज़ों को यहीं पर रोकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आप इसको पार्ट 1 कर सकते हैं, वाक्य के विषय में पार्ट 1। अगर जो मैं बातें समझा रहा हूँ आपको सही लगे तो आप नेक्स्ट वीडियो इसका देखिएगा, जब हम चर्चा करेंगे सरल वाक्य। सरल वाक्य को आप पहचानेंगे कैसे। नंबर 2 संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य को कैसे पहचानेंगे। मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य को कैसे पहचानेंगे, कैसे आप अगर उसको परिवर्तन करना होगा तो कैसे आप परिवर्तित करेंगे। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। तो इन सब चीज़ों को मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, बताऊंगा कि आप किस प्रकार से बहुत आसानी से सरल वाक्यों को पहचान सकते हैं। तो ट्रिक के साथ साथ इसका जो एक प्रकार से जो मेन थीम्स हैं, जो इसकी विशेष बातें हैं, जो कि अभी तक आपने अन्य जगहों पर कहीं पर नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा, तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो में इन सब चीज़ों को और डिस्क्राइब करते हुए। तो हमारा उद्देश्य
एक सिस्टम से चीज़ों को समझाना, बताना और आगे लेकर के जाना है। इस वजह से हम जो भी चीज़ लेकर के आएंगे एक सिस्टम से लेकर के आएंगे और आपको उन सब चीज़ों को क्रमशः सीक्वेंस वाइज देखना है, समझना है। तो आप एक नियम से इन सब चीज़ों को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखते जाइए और आई होप कि आप सभी चीज़ों को देखने के बाद इससे काफ़ी संतुष्ट होंगे। तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।